वेलकम टू फॉलोअर्स पॉइंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि आज इतना साफ़ सुथरा रहने वाला यूरोप, इतना सिविलाइज्ड यूरोप, इतना वेल कल्चर्ड वेल मैनर्ड यूरोप मिडिवल एज में क्या था, कितना सभ्य था और उसकी हालत मिडिवल एज में क्या थी, ये कितना डेवलप्ड था। ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में जानी। आज हम ये जानेंगे कि यूरोप ने इतनी तरक्की किस तरह की, क्या चीज़ें अपनाई, ऐसे क्या क्या काम किए जिनकी वजह से वो इतना तरक्की कर पाया, अब दुनिया का सबसे डेवलप्ड रीजन बनकर उभरा। ये जानने से पहले हम थोड़ा सा मिडिवल यूरोप के फ्यूडलिज़म के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं। यूरोप का फ्यूडलिज़म बहुत सालों से फैला हुआ था। वहाँ के लोग पैदा होने से मरने तक इस चीज़ के आदी हो चुके थे। उन्होंने बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, सदियों से बल्कि पुश्तों से फ्यूडलिज़म ही देखा था। ये सिस्टम के आधार स्तंभ तीन वर्ग थे। पहला इबादत करने वाला, दूसरा लड़ने वाला और तीसरा काम करने वाला। हमारी तरह आज के 3 वर्ग वहाँ पर नहीं थे, जैसे कि फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तरह के क्लास उस वक्त नहीं थे। पहले 2 तबकों या पहले 2 क्लास का पालन पोषण की जिम्मेदारी मज़दूर तबके पर थी, यानी कि जो सबसे निचला तबका था उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी, उनके ऐश का सामान, उनके सब की जिम्मेदारी इसी काम करने वाले तबके पर थी। ये वो वक्त था जब कमाने का सिर्फ एक ही सोर्स था, यानी कि खेती। उस वक्त और कोई सोर्स नहीं था कमाने का, जैसा कि हमारे पास आज है, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी तरक्की नहीं थी, न आज की तरह मशीनें थी, न कोई साजो सामान। इस दौर का सबसे अहम साजो सामान इंसान, मवेशी और हल ही हुआ करते थे। इसकी बिना पर सब काम अव्वल में आते। ज़िंदगी का हर काम इंसान को ही करना पड़ता था, वो भी सिर्फ मज़दूर तबके को ही करना पड़ता था। पहले 2 तबके कोई काम नहीं करते थे, पहले 2 क्लास किसी काम में हाथ नहीं डालते थे। वो काम चाहे वो हल चलाना हो, फसलों की हिफाजत करना हो, जानवरों की देखभाल करना हो, या गोश्त दूध हासिल करना हो, या खाना बनाना हो, या फिर कोई कपड़ा तैयार करना हो, सब काम इन्हीं मजदूर लोगों के सुपुर्द थे। कपड़ा तैयार करने के लिए तो पहले जानवरों का ऊन हासिल किया जाता और फिर इसे इस काबिल बनाया जाता कि इससे कपड़ा तैयार हो सके। लोगों की ज़िंदगी पर जागीरदारों का राज, उनका दबदबा काफ़ी गहरा था। इस दौर के जागीरदार बहुत सी महफूज किलों में, महलों में रहा करते थे। जो जागीरदार जितना पैसे वाला होगा, जितना मालदार होगा, इसके महल, इसकी ज़िंदगी के जीने का तरीक़ा उतना ही उम्दा और ख़ूबसूरत होगा। यूरोप का जागीरदारी निज़ाम बहुत से दौर से गुजरा। इब्तिदा में किसानों की ज़मीन एक जगह नहीं होती थी, वो टुकड़ों में फैली हुई होती थी। ये टुकड़े आसपास के हिस्सों में फैले हुए होते। वक्त के साथ साथ ये बिखरे हुए टुकड़े सिमटने लगे, क्योंकि हिस्सों में बटी हुई ज़मीनें अक्सर बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। चंद 100 सालों के बाद ज़मीनों की तकसीम, ये डिवाइडेशन बिल्कुल और पूरी तरह से बंद हो गए। जागीरदारों को शुरुआती हालात में खेती बाड़ी का कुछ ख़ास इल्म नहीं था। वो सिर्फ एक ही बात जानते थे कि हर साल एक ही तरह की फसल उगाना फ़ायदेमंद नहीं होगा, इसलिए वो लोग हर साल अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें उगाते थे। ये सबक भी जागीरदारों ने सैकड़ों साल के तजुर्बे के बाद सीखा था। इस ताल्लुक़ से वो उस वक्त ना कोई किताबें थी, ना कोई रिसर्च थी, और ना कोई एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट जो इन्हें इस एग्रीकल्चर के बारे में तालीम देती है और सिखाता। इस ज़माने में किसान की हालत आज के किसान से कोई ख़ास अलग नहीं थी। मिडिवल एज में भी किसान घास फूस से बने हुए झोपड़ों में रहता था। ये बेचारे किसान अपनी ज़मीनों पर रात दिन मेहनत करके खुद के लिए सिर्फ इतना कमा पाते कि किसी तरह जिसमें जान सलामत रहे। इसके बावजूद इन्हें जागीरदार के फार्म हर हफ्ते में 2 से 3 दिन काम करना पड़ता था, जिसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। इसके अलावा भी इसे फसल की कटाई के वक्त सबसे पहले एक जागीरदार के लिए फसल और गल्ला जमा करना पड़ता, और अगर बाज़ार में बेचने का वक्त हो तो जागीरदार का गल्ला और फसल और घर में बनाई हुई दूसरी चीज़ें बाज़ार में बेचानी पड़ती। बाज़ार जाते वक्त अगर रास्ता ख़राब होता या कोई पुल वगैरह टूट जाता तो इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी किसान पर ही होती। जैसा कि हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी में देखा कि हमारे पास भी किसानों की हालत क्या थी
जैसे कि सवा सेर गेहूँ, गौदान और भी ऐसी कहानियाँ हैं जिससे हमें ज़मींदारों का, सामंतों का जुल्म दिखाई देता है। उस वक्त किसान की हालत का अंदाज़ा हम आज नहीं कर सकते, और आज भी ऐसी बहुत सी जगहों पर हालात में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ने फ्यूडलिज्म को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। लेकिन आज भी ऐसे सो कॉल्ड जागीरदार हैं जो अभी भी पुरानी रिवायात पर टिके हुए हैं। हम इतना कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ने जागीरदारों और मज़दूरों के मामला तो कानून के दायरे में ला लिया है। लेकिन हम ज़िंदगी में देखते हैं कि राज आज भी पैसे वालों का और जागीरदारों का ही चलता है। यूरोप के फ्यूडलिज्म का नक्शा बहुत सारे राइटर्स ने अपनी किताबों में और नावलों में खींचा है, और कुछ में तो ये भी बताया गया है कि जागीरदारी में जागीरदार खुद ताजिर बन जाते थे, और कई जगह पर जागीरदारों की छोटी फैक्ट्रियाँ भी थी। इसमें कुछ जागीरदारों ने तो आटा पीसने की चक्कियाँ और शराब बनाने की भट्टियाँ भी लगा रखी थी। अगर किसी इंसान को गेहूँ पीसने होते या अंगूर से रस निकालना होता तो जागीरदार की चक्की के अलावा और कोई चक्की नहीं होती थी, और किसान को इस काम के लिए जागीरदारों को मुँह मांगे दाम देने पड़ते। इस तरह साल तक जागीरदार ने एक तरह की मोनोपोली कायम की। उस वक्त का हाल बताते हुए एक राइटर ने लिखा है कि किसान अपने अंगूरों के रस का भी मालिक नहीं था, किसान को अच्छी ग़िज़ा भी नहीं मिलती, और अगर उसे रोटी के कुछ टुकड़े, मक्खन और पनीर खाने को मिलता तो वो दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का ईद का दिन हो जाता। यूरोप का फ्यूडलिज्म हज़ारों साल पर फैला हुआ था। इसकी सही तारीफ़ या इसकी सही डेफिनेशन हिस्ट्री बताना कुछ वक्त में मुमकिन नहीं है। ये सिस्टम हर जगह अलग अलग था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कानून थे, लेकिन कॉमन बात ये थी इन फ्यूडलिज्म की कि हर जगह किसान जागीरदार के ही ग़ुलाम थे। इन ग़ुलामों को सर्फ कहा जाता था। वहाँ ये ख्याल था कि किसान पैदा ही जागीरदार की ग़ुलामी के लिए हुआ है। इस ग़ुलाम में और दूसरे जानवरों में जागीरदार कोई ख़ास फ़र्क नहीं करता था। ये सर्फ भी उसे जानवर ही लगते थे। जागीरदारों को अपने सर्फ की तादाद में कमी कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। जिस जागीरदार के पास जितनी दौलत होती वो उतना ही बाअसर होता। अगर छोटा जागीरदार किसानों पर कभी जुल्म करता और ये बात बड़े जागीरदार तक पहुँच जाती तो इसे उस बड़े जागीरदार के सामने पेश होना पड़ता, और वहाँ इसकी सुनवाई भी होती। छोटा जागीरदार बड़े जागीरदार के सामने मामूली सर्फ की हैसियत रखता था। तब जागीरदार से ज़मीन हासिल करते थे। वो जागीरदार एक काउंट की तरफ से ज़मीन का मालिक बनता। ये काउंट किसी ड्यूक से जागीर का फरमान हासिल कर, और ड्यूक को ये सब बादशाह कहते। सबसे ऊपर बादशाह होता जो ड्यूक का भी हाकिम होता। कई बार तो खुद बादशाह भी किसी महाराजा या शहंशाह का गुलाम होता। वक्त के साथ साथ बड़ी बड़ी जागीरें और जायदादें छोटी होती गईं। ये छोटी जागीरें कभी एक वर्ग के कब्ज़े में होती तो कभी दूसरे वर्ग के। ये इसलिए होता था कि पहचान को बढ़ाने के लिए, समाज में अपने रसूख को बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा अपने वफादार लोगों को देता। इस तरह जागीरदार की सियासी ताकत तो बढ़ती, लेकिन इसकी अपनी जागीरें महदूद होती जाती। जैसा कि सब कॉन्टिनेंट में मुग़लों ने मनसबदारी सिस्टम राइज किया था। इस सिस्टम के वो जागीर अता करते थे। इसमें वो फ़ौजों का चयन करते थे, और इसी तादाद के बिहाफ पर जागीरदार और मनसब ठहराया जाता, मसलन 5 हज़ारी 7 हज़ारी। इसका मतलब ही ये होता है कि ज़मीन के सिले में बादशाह को पैसा दिया जाए और साथ साथ फ़ौज भी तैयार रखी जाए जो जंग के वक्त बादशाह के काम आ सके। यूरोप में जिन अमीरों और शहजादों को फ़ौज के लिए ज़मीन मिलती, जिस शर्त पर उन्हें मिलती, वो आगे भी उन्हीं शर्त पर दूसरों को ज़मीनें दे देते थे। इसमें एक और अहम बात यह कि जागीरदार की वारिस औरतें अपनी शादी के लिए भी बड़े जागीरदार की मंजूरी और मर्ज़ी की पाबंद होती थी। अगर कोई बेवा दोबारा शादी करना चाहती तो इसे अपने मालिक को यानी बड़े जागीरदार को ख़ास टैक्स अदा करना पड़ता। और मज़े की बात तो ये कि अगर कोई बेवा दूसरी शादी ना भी करना चाहती तो भी इसे ख़ास रकम मालिक को देनी पड़ती थी। ये चंद जिम्मेदारियाँ थीं जो जागीरदारों के वफ़ादार लोगों को ज़मीन हासिल करने के एवज़ निभानी पड़ती। इसके अलावा अगर कभी मालिक या जागीरदार कहीं गिरफ़्तार हो जाता तो उन लोगों को फ़िदिया अदा करना पड़ता और उसे छुड़ाकर वहाँ से लाना पड़ता, और ये फ़िदिया भी उन्हीं वफ़ादार लोगों की जेब से भरा जाता। अगर मालिक के लड़के को किसी कोई मनसब मिलता या उस लड़के को नवाब बना दिया जाता तो इन वफ़ादारों पर लाजिम होता कि वो मालिक की खिदमत में कीमती तोहफ़े पेश करें ताकि उस ताजपोशी का जो फंक्शन है उसका खर्च पूरा हो सके। सो फ्रेंड्स, हम आज यहीं रुकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और
समझने में दिक्कत होगी। तो मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बी सेफ, बी पॉजिटिव।